अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने लगे हैं बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है कॉज ऑफ मलेरिया। पिछले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दिया था इस चैप्टर का और हमने अच्छे से समझ लिया था कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है और बायोलॉजिकल मेथड्स क्या होते हैं। अब हमने प्रॉब्लम रखी है कॉज ऑफ मलेरिया, मतलब हमारा जो सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं वो हैं कॉज ऑफ मलेरिया फाइंड करना। ठीक है, अब बायोलॉजिकल मेथड में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है डेटा या फिर नॉलेज गेन थ्रू। अब हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो होती है, ऑब्जर्वेशन बेसिकली डेटा होता है या फिर नॉलेज होती है जिसे हम हासिल करते हैं अपने सेंसेस के थ्रू या फिर मेजरमेंट्स के थ्रू। अगर हम इसे अपने सेंसेस के थ्रू हासिल करेंगे तो इसे हम क्वालिटेटिव डेटा कहेंगे, जो हमारे 5 सेंसेस हैं। That is sense of seeing, sense of hearing, sense of tasting, sense of touching and sense of smelling। तो अगर हम सेंसेस के थ्रू करेंगे तो उसे क्वालिटेटिव डेटा या क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहेंगे। और अगर हम मेजर करेंगे बाय द यूज़ ऑफ इक्विपमेंट्स जैसे थर्मोमीटर की मदद से, वेइंग बैलेंस की मदद से, स्टॉप वॉच की मदद से, अगर हम इक्विपमेंट्स की मदद से मेजर करेंगे किसी भी डेटा को या नॉलेज को तो उसे हम क्वांटिटेटिव डेटा कहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमारी जो प्रॉब्लम है कॉज ऑफ मलेरिया उसकी अगर हम बात करें तो ये ग्रीन लाइन से मैंने लिखा है साइंटिस्ट ऑब्जर्व टाइनी क्रिएचर्स इन ब्लड सैंपल एंड नेम्ड एज प्लाज्मोडियम। तो सबसे पहले जो ड्राइविंग फोर्स थी, जो ऑब्जर्वेशन थी मलेरिया की, वो क्या थी कि जितने भी इन्फेक्टेड पर्सनस थे, जितने भी इन्फेक्टेड पेशेंट्स थे, उन सबके ब्लड सैंपल्स में छोटी छोटी टाइनी क्रिएचर्स को देखा गया, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा गया जिनको नाम दिया गया प्लाज्मोडियम। ये हमारी सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी कॉज ऑफ मलेरिया की। नेक्स्ट स्टेप होता है हाइपोथेसिस, जो कि आपको पता है जिसे हम कहते हैं इंटेलिजेंट गैस। ये इंटेलिजेंट गैस कौन करेगा? एन इंटेलिजेंट गैस मेड बाय अ साइंटिस्ट। अच्छा भाई, ये गैस कैसा होना चाहिए? मस्ट बी टेस्टेबल, मतलब कोई ऐसा गैस होना चाहिए जिसे हम टेस्ट कर सकें, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फर्दर हमने उससे फिर एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूफ भी करना है। तो ये हाइपोथेसिस जो है मस्ट बी टेस्टेबल होनी चाहिए एंड ईदर बी सपोर्टेड और फॉल्सिफाइड, जिसे हम सही या गलत साबित कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, मलेरिया के केस में हाइपोथेसिस जनरेट की साइंटिस्ट ने इंटेलिजेंट गैस किया कि क्योंकि अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में हमें पता चला है कि ब्लड सैंपल्स में टाइनी क्रिएचर्स हैं जिनका नाम प्लाज्मोडियम है, तो फिर प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का कॉज होगा। तो इन्होंने गेस कर दिया प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अगला स्टेप है रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब होता है जो हाइपोथेसिस हमने जनरेट की है, जो गेस साइंटिस्ट ने किया है, हम उसे एक्सप्लेन करें। रीजनिंग हमारे पास 2 तरह की होती है, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग की अगर हम बात करें तो ये स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्पेसिफिक हम बात करेंगे कि जिस पेशेंट को मलेरिया था उस पेशेंट के इर्द गिर्द मॉस्किटोज थे, तो ये स्पेसिफिक बात हो गई। फिर हम उसको जनरलाइज कर देंगे कि जितने पेशेंट्स हैं मलेरिया के, लाजमी तौर पे उन सब के इर्द गिर्द मॉस्किटोज होंगे, क्योंकि मॉस्किटोज वेक्टर होते हैं मलेरिया के। तो एक स्पेसिफिक बात की हमने कि स्पेसिफिकली कोई एक पेशेंट, उसके इर्द गिर्द मॉस्किटोज थे, और फिर हमने उसको जनरलाइज कर दिया कि जितने भी पेशेंट होंगे उन सब के इर्द गिर्द मॉस्किटोज होंगे, जिसकी वजह से उसको मॉस्किटो ने बाइट किया होगा, उसकी वजह से उसे मलेरिया ट्रांसफ़र हुआ होगा। डिडक्टिव रीजनिंग में हम बात करते हैं जनरल टू स्पेसिफिक की, मतलब पहले हम कोई जनरल बात करते हैं और फिर उसको स्पेसिफिक की तरफ ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ एंड देन वाली बात होती है। यहाँ पे हमें एग्जांपल दी हुई है, इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, क्योंकि हमने हाइपोथेसिस दी थी प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। तो अगर इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, मतलब कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का कॉज है, ये एक जनरल बात हो गई, तो फिर जितने पेशेंट हैं उन सबके ब्लड सैंपल्स में मलेरिया मौजूद होना चाहिए, प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। तो ये जनरलाइज बात हो गई। डिडक्टिव रीजनिंग में हम जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? हम प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस करेंगे। किस पे करेंगे? ऑन ब्लड सैंपल्स पे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 ग्रुप्स लेंगे। एक ग्रुप का नाम होगा कंट्रोल ग्रुप, दूसरे ग्रुप का नाम होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। देन हम क्या करेंगे? कंट्रोल ग्रुप में हेल्दी पर्सन होंगे और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में इन्फेक्टेड बाय मलेरिया, ऐसे पेशेंट्स होंगे जिन्हें प्लाज्मोडियम ने इन्फेक्ट किया है, वो मलेरिया के पेशेंट्स हैं। ठीक है, अब हमारा रीजनिंग में क्या था? इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल इन्फेक्टेड पर्सन शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड सैंपल्स एंड ऑल हेल्दी पर्सन शुड नॉट हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड सैंपल्स। क्योंकि एक तो ये होना चाहिए, एक कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड सैंपल्स में प्लाज्मोडियम होना चाहिए, और इसके बरअक्स
जो हेल्दी पर्सनस हैं उनमें नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पॉइंट क्या है कि अगर हेल्दी पर्सन के ब्लड सैंपल्स में प्लाज्मोडियम अगर डिटेक्ट हो जाता है तो फिर ये प्लाज्मोडियम तो मलेरिया का कॉज ना हुआ, क्योंकि फिर हेल्दी पर्सन को मलेरिया क्यों नहीं है। ठीक है, तो दो ग्रुप्स बनेंगे, कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल में हेल्दी पर्सन होंगे, एक्सपेरिमेंटल में इन्फेक्टेड पर्सन होंगे, और फिर हम माइक्रोस्कोप के अंडर उनके जब ब्लड सैंपल्स को एग्जामिन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि कंट्रोल ग्रुप की जो पेशेंट्स जो कंट्रोल ग्रुप का जो ब्लड सैंपल है उसमें प्लाज्मोडियम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ब्लड सैंपल्स में प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। देन हम रिजल्ट्स क्या लिखेंगे? रिजल्ट्स क्या होते हैं? फाइंडिंग्स ऑफ एक्सपेरिमेंट होती हैं। जो एक्सपेरिमेंट में हमें एक्सपेरिमेंट में हमें नतीजे मिलते हैं उसे हम फाइंडिंग्स ऑफ एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और इस केस में, मलेरिया के केस में, हम क्या लिखेंगे? प्लाज्मोडियम वॉज प्रेजेंट इन द ब्लड सैंपल्स ऑफ इन्फेक्टेड ग्रुप, यानी कि यहाँ कंट्रोल ग्रुप लिखा हुआ है बट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ओनली। ठीक है, मतलब कि प्लाज्मोडियम सिर्फ इन्फेक्टेड ग्रुप्स में पाया गया था। इसको करेक्ट कर लीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप लिखा हुआ है ब्रैकेट में बट इट इज़ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। देन हमारे पास कंक्लूजन है। कंक्लूजन क्या होता है? फाइनल स्टेटमेंट होती है जो कि रिजल्ट्स की बेस पे होती है। यहाँ पे हम क्या कंक्लूड करेंगे? प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, यानी कि जो भी मलेरियल पेशेंट्स थे उन सबके ब्लड सैंपल में प्लाज्मोडियम था, इसलिए प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का कॉज है, जो कि हमारी हाइपोथेसिस भी थी। अब एक छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन थ्योरी एंड लॉज, क्योंकि जब हमारी हाइपोथेसिस सही साबित होती है तो हम थ्योरी प्रपोज कर देते हैं। तो थ्योरी और लॉ में क्या फ़र्क है? ठीक है, थ्योरी क्या होती है? वेल टेस्टेड होती है, अभी हमने अपने पिछले सारे स्टेप्स में उसको टेस्ट किया है, एंड हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेना होती है। मलेरिया एक नेचुरल फिनोमेना था, इसका जो कॉज है उसको साइंटिफिक मेथड के थ्रू, बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू हमने एक्सप्लेन किया, और ये हाईली रिलायबल है क्योंकि ये बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू एक्सप्लेन हुआ है और टेस्ट हुआ है। तो ये हमारे पास बेसिकली थ्योरी हो गई। हाइपोथेसिस जो सही साबित होती है वो थ्योरी होती है। लॉ क्या होता है? लॉ है यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। इट इज़ वर्चुअली एंड इररिफ्यूटेबल अनडिनाइबल थ्योरी। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने एक थ्योरी जनरेट की बाय माय हाइपोथेसिस, जैसे कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, ये मेरे पास थ्योरी आ गई अब। ठीक है, अब ये जो थ्योरी है अगर ये कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द ईयर्स, बहुत सारे सालों तक अगर ये थ्योरी कांस्टेंट रह रही है तो फिर ये लॉ में कन्वर्ट हो जाएगी। लॉ कोई नई चीज़ नहीं होती है, वही थ्योरी होती है जिसको कोई भी चैलेंज नहीं कर पाता, चेंज नहीं कर पाता, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता लॉ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मतलब इररिफ्यूटेबल या अनडिनाइबल। अनडिनाइबल का मतलब क्या होता है? कि जिससे कोई इनकार ना हो, जिससे कोई चैलेंज ना कर सके, जिससे कोई गलत साबित ना कर सके। मतलब ऐसा भी हो सकता था ना। ठीक है, हमारी हाइपोथेसिस सही साबित हुई, उसको हमने थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये थ्योरी भी अगर गलत साबित नहीं हो रही है इतने सालों तक तो फिर वो लॉ कहलाएगी कि अब ये यूनिवर्सल फैक्ट बन गया, अब ये कांस्टेंट हो गया है कि भाई प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का कॉज है। मतलब कि जब थ्योरी को कोई डिनाई नहीं कर पाता, कोई चैलेंज नहीं कर पाता, कोई गलत साबित नहीं कर पाता, तो वो लॉ बन जाती है।